गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग भूगोल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को देखेंगे। ये सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भूगोल के कई चैप्टर को समझने में, जैसे ज्वालामुखी हुआ, भूकंप हुआ, पर्वत का निर्माण हुआ, इसको समझने में इसका आधार का काम करेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें चैप्टर में हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में हम लोग देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किस क्रियाविधि पे काम करता है, कैसे कैसे जो भी ऊंचावच है, चाहे किन गतिविधियों को ये व्याख्या करता है। दूसरा चीज़ कि ये इसमें प्लेटों का संचलन कैसे होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। और भूगर्भ के अंदर जो जिससे क्रिया हो रही है और कैसे ऊपर का भाग उससे प्रभावित हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये सिद्धांत है क्या चीज़। ठीक है, ये सिद्धांत एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कि धरातल के जो वर्तमान स्वरूप है उसके बारे में व्याख्या करता है, और धरातल के जो स्थल स्वरूप हैं, चाहे पर्वत हो, पठार हो, या ज्वालामुखी हो, चाहे इसके जो जलीय भाग हैं उसके अंदर भी जो कई ऊंचावच पाए जाते हैं, उसके बारे में भी ये सिद्धांत व्याख्या करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस सिद्धांत के बारे में कुछ इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि कैसे कैसे इस सिद्धांत का विकास हुआ। तो इस सिद्धांत के विकास में सबसे बड़ा योगदान अभी तक जो चलता आया था कि महाद्वीप स्थिर हैं, तो 20वीं शताब्दी के जो प्रथम दशक में महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित कई विचारधाराएं आने लगी, और उसके बाद से इस सिद्धांत का धीरे धीरे करते करते विकास हुआ। तो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में एक विद्वान थे, टेलर महोदय। थे। इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके सिद्धांत में इन्होंने बताया कि महाद्वीप एक जगह स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील हैं, संचलन करते हैं। इन्होंने महाद्वीप को दो दिशाओं में गतिशील करते हुए बताया। एक बताया कि पृथ्वी वो ध्रुवों की ओर और दूसरा पश्चिम भाग की ओर। ठीक है, एक महाद्वीप है, इसका विस्थापन एक ध्रुवों की तरफ बताया और दूसरा पश्चिम भाग की तरफ बताया कि पश्चिम भाग की तरफ गमन करते हैं या गतिशील होते हैं। लेकिन इसके जो कारण बताए कि किस कारण से गतिशील हो रहे हैं, तो चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण बताए। चंद्रमा के ज्वारीय बल द्वारा ज्वारीय बल के द्वारा इन्होंने बताया। इसके बाद से एक विद्वान और हुए, वेगनर महोदय भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने इसमें बताया कि ये भी महाद्वीपों के संचलन के संदर्भ में ही बताए इन्होंने, लेकिन कारण बताया कि इसके जो विस्थापन है, इसके दो कारण हैं। इसका जो पहला कारण बताया, जो विषुवत रेखा की तरफ होता है, वो प्लवनशीलता के कारण होता है, या प्लवनशीलता या गुरुत्व बल के कारण। प्लवनशीलता और दूसरा कारण बताया गुरुत्व बल के कारण। ठीक है, इन्होंने प्लवनशीलता और गुरुत्व बल के कारण, और दूसरा बताया जो पश्चिम की तरफ महाद्वीपों का जो विस्थापन होता है पश्चिम की तरफ, वो होता है चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। कुल मिला के कहने के तात्पर्य यह है कि उस समय महाद्वीपों के विस्थापन के संदर्भ में चर्चा चलने लगी या संकल्पना का प्रतिपादन किया गया, और उसमें देखा गया कि महाद्वीप गतिशील है, न कि स्थिर है। ठीक है,
तो इससे इस सिद्धांत के कुछ आधार का कार्य किया। इसके बाद एक और सिद्धांत आया, पूरा चुंबकत्व। ये सिद्धांत नहीं है बल्कि एक संकल्पना ही है। पूरा चुंबकत्व, ये पूरा चुंबकत्व ये होता है कि जो पहले के चट्टान बने हुए हैं, किस युग के बने हुए हैं, उसमें एक चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। हर चट्टान में अलग अलग प्रकार की चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। जैसे 2 युग का चट्टान बना हुआ है, इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। जैसे उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है चुंबक में, वैसे इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल देखा गया है। जब इसको पैलियो मैग्नेटिज्म की संज्ञा देते हैं, तो इस आधार पर भी देखा गया कि उसके नितल में धीरे धीरे फैलाव होता रहा है। और क्योंकि एक क्रम में ये विकसित हो रहा है, इसलिए इसको अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये थोड़ा सा ये विस्थापित होते रह रहा है, नीचे वाला भाग। ठीक है। इसके बाद एक तीसरा सिद्धांत आया, समुद्र नितल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हैरी हंस महोदय ने हेंस महोदय ने 1960 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हालांकि इस सिद्धांत को हम लोग अलग एक टॉपिक के रूप में भी अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं कि किस आधार के, इस सिद्धांत को किस रूप में ये आधार देता है। तो हैरी हेंस महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जो नितल है, धरातल का जो नितल है, वो भाग धीरे धीरे फैल रहा है। तो फैल रहा है तो उसमें कई साक्ष्य दिए और उसके कारण भी बताया कि कैसे फैल रहा है। तो इस सिद्धांत को बनाने में ये काफ़ी मदद किया। ठीक है। ये 3 सिद्धांतों का मुख्य रूप से इसमें योगदान है, या कहिए कि आधार के रूप में काम किया। अब देखते हैं कि ये क्रियाविधि कैसे कैसे होती है। ये जो सिद्धांत हैं या नीचे का प्लेट है कैसे संचलन करता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो इसका मुख्य भाग है प्लेटों का संचलन। तो प्लेट शब्द जो नाम दिया गया, प्लेट होता क्या है देखते हैं। ये प्लेट शब्द का नाम सबसे पहले टूजो विल्सन दिए थे। टूजो विल्सन, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले टूजो विल्सन ही किए थे। इसके पश्चात जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी, इस शब्दावली का सबसे पहला प्रयोग मॉर्गन महोदय ने किया था। ठीक है। मॉर्गन महोदय ने इस शब्दावली का यूज़ किया था। इसमें ये प्लेटों का जो चौड़ाई बताया गया, सामान्य चौड़ाई 100 किलोमीटर के आसपास बताया गया। एवरेज औसत चौड़ाई 100 किलोमीटर है। ठीक है। कहीं पर कम है, कहीं पे ज़्यादा है, लेकिन औसत 100 किलोमीटर ये जो मोटाई है, इसका भाग 100 किलोमीटर माना गया है। और जो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पूरी पृथ्वी कई प्लेटों में बटा हुआ है। पूरी जो पृथ्वी है कई प्लेटों में डिवाइड है। कई बड़े प्लेटें हैं, कई छोटे प्लेटें भी हैं, और सब अलग अलग दिशा में गतिशील हो रही है। कोई इस दिशा में गतिशील हो रही है, कोई इस दिशा में गतिशील हो रही है। ठीक है। इस टाइप से पूरी जो प्लेट है कई भागों में बटा हुआ, वो अलग अलग दिशा में गतिशील है। तो ये गतिशीलता के कारण ही इसमें इसका संचलन होता रहता है। ठीक है। ये लगभग जो कई उसमें बड़ी प्लेटें हैं, कई छोटी प्लेटें भी हैं। तो जो बड़ी प्लेटें हैं वो इसकी संख्या लगभग 6 बताया गया है। हालांकि हर जगह अलग अलग बताया, कहीं कोई 7 बताता है, कोई 6 बताता है, लेकिन 6 ही ज़्यादा ऑथेंटिक माना गया है। 6 बड़ी प्लेटें हैं और कम से कम 20 से अधिक छोटी छोटी प्लेटें हैं। ठीक है। तो पूरे पृथ्वी में 20 से अधिक छोटी छोटी प्लेटें हैं और वो सबका संचलन होता रहता है। तो अब देखते हैं कि कैसे उसका संचलन होता है। ये जो प्लेटें होती हैं,
इस पे 3 किनारा पाया जाता है। प्लेटों का किनारा देखते हैं इसमें, प्लेटों का किनारा, इसमें 3 किनारे पाए जाते हैं। पहला होता है रचनात्मक किनारा, रचनात्मक किनारा। दूसरा होता है विनाशात्मक किनारा, ठीक है। और तीसरा है संरक्षित किनारा। ये 3 किनारे प्लेट के अंदर पाए जाते हैं। ये रचनात्मक किनारे को अपसरण किनारा भी बोलते हैं। अपसरण, अपसरण इसलिए बोलते हैं कि जहाँ पे ये 2 प्लेटों का आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं। जैसे ये प्लेट है, यहाँ पर ये प्लेट इस दिशा में जा रहा है, ये प्लेट इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। ये प्लेट है, अलग अलग दिशा में जाता है। यहाँ पर प्लेटों का अपसरण हो रहा है, ठीक है, अलग अलग दिशा में जा रहा है, इसलिए अपसरण करता है। और इसमें भी जो दूसरा किनारा होता है विनाशात्मक किनारा होता है। दूसरा किनारा होता है जो विनाशात्मक किनारा होता है, वो जिसको अभिसरण बोलते हैं। ये 2 प्लेट यहाँ पे आपस में मिलते हैं और मिल के नीचे चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे अब प्लेटों का अब अभिसरण हो रहा है, 2 प्लेट आपस में मिलते हैं और एक प्लेट जो भारी वाला प्लेट होता है नीचे चला जाता है और यहाँ पे कई तरह की गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है। तो दूसरा प्लेट होता है अभिसरण प्लेट या विनाशात्मक किनारा। यहाँ पे एक प्लेट का नीचे चला जाता है, वो नीचे जाके मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो चूँकि उसका विनाश हो जाता है इसलिए इसका विनाशात्मक किनारा नाम दिया गया है, ठीक है। तीसरा है संरक्षित किनारा। संरक्षित किनारा इसलिए कहते हैं कि एक प्लेट ऐसा होता है कि आपस में ना मिलते हैं और नहीं दूर जाते हैं, बल्कि एक दूसरे से साइड से निकल जाते हैं। जैसे ये प्लेट है, 2 प्लेटें हैं, ये एक दूसरे के इस दिशा में एक जा रहा है और एक इस दिशा में जा रहा है। तो आपस में ये जो किनारे वाला भाग होता है वो आपस में रगड़ करते हुए निकल जाता है, न कि विनाश होता है और नहीं दूर जाता है, ठीक है। ये संरक्षित किनारा इसको बोला जाता है। ये जो दिशा है ज़रूरी नहीं है कि विपरीत दिशा में ही जाए, बल्कि एक सामान्य दिशा में भी जा सकते हैं, ठीक है। ये इसका गति में हो सकता है कि अलग अलग हो, तो गति में अलग हो सकता है लेकिन समान दिशा में जा सकता है और विपरीत दिशा में भी जा सकता है। तो ये रहा संरक्षित किनारा, ठीक है। यहाँ पे भी कई गतिविधियाँ होती हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। ये रहा किनारों के बारे में। ये प्लेटें जो का संचलन होता है लगभग 10 से 40 किलोमीटर 40 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से खिसकता है। कहीं पे 10 सेंटीमीटर है या कहीं पे 40 सेंटीमीटर है। अलग अलग प्लेटों का जो गति होता है अलग अलग होता है, ठीक है। तब देखते हैं अब क्रियाविधि क्या होती है। सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लेट पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाते हैं। जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर वाला भाग होता है, प्लेट में 2 शामिल होता है। प्लेट में एक जो अपर मेंटल वाला भाग है, अपर मेंटल का कुछ भाग शामिल होता है और ये लोअर क्रस्ट या पूरा क्रस्ट वाला भाग शामिल होता है। पूरा क्रस्ट मिला करके प्लेट की संज्ञा देते हैं, ठीक है। ये वाला भाग, इसमें मेंटल भी अपर मेंटल वाला भी भाग होता है और पूरा क्रस्ट वाले भाग को मिला करके प्लेट की संज्ञा देते हैं, ठीक है। ये जो एस्थेनोस्फीयर, जैसे कि हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ चुके हैं कि ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है। जो एस्थेनोस्फीयर काफ़ी नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है और लगभग लिक्विड स्टेट में है, इसी के ऊपर ये तैर रहा है, इसी के ऊपर गतिशील कर रहा है या प्लावन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें गतिविधि कैसी होती है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 प्लेट को आपस में एक दूसरे के विपरीत जा रहा है और यहाँ पे जाके 2 प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। ये अभिसरण यहाँ पे प्लेटें कही जाती हैं। अभिसरण हो रहा है और एक प्लेट जो भारी प्लेट है नीचे
चला जा रहा है इसके ऊपर, और यहाँ पे नीचे जाके मैग्मा में पिघल जा रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर, चूँकि स्टेनोस्फीयर वाला भाग है, ये पूरा भाग स्टेनोस्फीयर है। स्टेनोस्फीयर वाले भाग में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये प्लेट पिघल जाता है। वहाँ पे टेम्परेचर लगभग 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि ये वहाँ पे जाके पिघल जाता है, और पिघल के फिर दूसरी तरफ इधर आ करके आके यहाँ पे निकलने, जो अपसरण वाला किनारा होता है वहाँ पे मैग्मा इधर आ करके और निकलने लगता है, एक संवहनी की धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे निकला, फिर ये वाला भाग इधर गया, फिर वहाँ मैग्मा पिघल गया, फिर इधर आके यहाँ पे जम जाता है, या के ऊपर ठंडा हो जाता है मैग्मा, आके धीरे धीरे थ्रस्ट में जम जाता है या प्लेटों के साथ जम जाता है, और धीरे धीरे जमने के कारण इधर भी इसका खिसकाव होते रहता है। एक संवहनी धारा चलने लगती है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि हम लोग प्लेटों का पिघल जा रहा है, गलन हो रहा है, यहाँ पे भी प्लेटों का पिघल जा रहा है। और जो प्लेट के ऊपर जो महाद्वीप होते हैं, इसके खिसकने के साथ साथ महाद्वीपों का भी खिसकाव या आगे या पीछे जाते रहते हैं। ठीक है, जिस दिशा में प्लेट जाएगा उसी दिशा में महाद्वीप भी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। अब देखते हैं इन किनारों पर क्या कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं। तो जहाँ अपसरण वाला किनारा है महाद्वीपों का, अपसरण हो रहा है, नीचे से जो मैग्मा आता है यहाँ पर धीरे धीरे चिपकते जाता है, ठंडा होकर के चिपकते जाता है, तो इसमें फैलाव भी होता है, इधर से जाता है और धीरे धीरे मध्य महासागरीय कटक के रूप में विकसित हो जाता है। ये एक पर्वत की तरह ही बन जाता है। जैसे कि हम लोग देखे हैं अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक का है, वो इसी तरह का ही कटक है। ठीक है, ऐसे ही निर्माण उसका हुआ है। यहाँ पे मध्य महासागरीय कटक का निर्माण होता है अपसरण वाले किनारे पे। अब चूँकि यहाँ से मैग्मा का निष्कासन होता है, ऊपर आके जमता है धीरे धीरे, तो यहाँ पे हल्के भूकंप का भी महसूस किया जाता है। ठीक है, यहाँ आने पे धक्का के रूप में देता है प्लेटों को, इसलिए भूकंप यहाँ भी महसूस किया जाता है। और जो ये विनाशात्मक किनारा है यहाँ पे, या अभिसरण वाला किनारा है, अभिसरण, यहाँ चूँकि प्लेटों का अभिसरण हो रहा है इसलिए अभिसरण किनारा बोलते हैं। यहाँ पे दो तरह की गतिविधियाँ होती है। ये दोनों प्लेट महाद्वीपीय प्लेट हैं, तो यहाँ पे पर्वतों का निर्माण होगा, जैसे वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। जैसे यहाँ पे जो वाला भाग है, दोनों तरफ से तल अवसाद कट के आते हैं और यहाँ पे जमते हैं, एक भूसन्नत का निर्माण कर देते हैं, भूसन्नत। ठीक है, भूसन्नत के बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन भूसन्नत ऐसा होता है कि एक पतला सकरा सा एक अवसादों का जमाव से बना हुआ एक भाग होता है, जो कि धीरे धीरे इसको संचलन से धीरे धीरे ये पर्वत में परिवर्तित हो जाते हैं। जब दोनों आते हैं, मिलते हैं, प्लेट आपस में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो धीरे धीरे इसमें सिकुड़ाव होने लगता है। ये फोल्डेड माउंटेन के रूप में धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं। जैसे शुरू में ये इस टाइप का भूसन्नत रहता है, जब दोनों तरफ से दबाव होता है तो इसमें धीरे धीरे मुड़ाव आने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि काफ़ी मुड़ाव हो जाने के बाद पर्वतों का निर्माण हो जाता है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि जो हिमालय का निर्माण हुआ इसी तरह की गतिविधि से हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते थे कि एक तरफ अंगारा लैंड था, दूसरा तरफ गोंडवाना लैंड था, और दोनों के बीच में एक टेसिस सागर था। जो टेसिस सागर में दोनों तरफ से जो अवसादों का जमा हुआ, धीरे धीरे नदियों द्वारा कई गतिविधि द्वारा लेकर के अवसादों का जमा हुआ, धीरे धीरे तलछट जमते गए और एक भूसन्नत के रूप में हुआ। धीरे धीरे दबाव बढ़ते के कारण ये इस तरफ चला और ये इस तरफ, प्लेटों का संचलन कारण से चला, तो धीरे धीरे ये भूसन्नत है, धीरे धीरे पर्वत में धीरे धीरे विकास हो गया। और एक समय ये यहाँ पर अभी पूरा विकसित रूप में नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे अभी डेवलपमेंट, अभी विकासशील के रूप में ही है, क्योंकि धीरे धीरे अभी ये भूसन्नत अवस्था में ही है। और धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि ये जो दोनों आपस में सट जाएंगे, तो ये वाला भाग काफ़ी ऊपर उठ के बलित पर्वत के रूप में विकसित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हिमालय में हम लोग देख सकते हैं अभी इसी तरह से जौराकी पर्वत का विकास हुआ, इसी तरह से विकास हुआ।
या एंडीज पर्वत का भी विकास हुआ, इसी तरह की गतिविधि से हुआ है। ठीक है, तो ये रहा जब महाद्वीप और महाद्वीप प्लेट जमते हैं, और जहाँ महाद्वीप और महासागरीय प्लेट का अभिसरण होता है, जैसे महासागरीय प्लेट है और महाद्वीपीय प्लेट है, यहाँ अभिसरण होता है, यहाँ तो पर्वतों का निर्माण ना होकर के मध्य महासागरीय खाई का निर्माण होता है। ठीक है, ट्रेंच का निर्माण होते हैं यहाँ पे ट्रेंच, जैसे हम लोग मोरियाना ट्रेंच के बारे में जानते हैं कि जापान के पास में है, वहाँ पे मोरियाना ट्रेंच विकास हुआ है। दूसरा चीज़ वहाँ पे सुंडा गर्त है, वहाँ पे भी इसी टाइप के गतिविधि से डेवलप हुआ है। वो काफ़ी गहरा भाग होता है। ठीक है, इस टाइप का जो उच्चावच है उसका विकास होता है। तीसरा भाग जो यहाँ पे देखते हैं कि मैग्मा नीचे जाके पिघल जाता है और धीरे धीरे पिघलने के कारण से गर्म हो जाता है, उसके बाद से ऊपर उठने का प्रयास करता है। इसमें हल्कापन होता है, उठने का प्रयास करता है, जो बाहर आकर के प्लेटों को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है और ज्वालामुखी के रूप में विकसित होता है, या ज्वालामुखी के रूप में उद्गार होता है। यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ज्वालामुखी के रूप में उद्गार हुआ है, प्लेटों का पिघलन हुआ हो जाके उद्गार हुआ, और कुछ भाग इधर आके इधर चला जाता है और आके यहाँ पे प्लेटों का जो अपसरण वाला किनारा होता है वहाँ पे जमता है। ये भी एक संवहनी धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम लोग पृथ्वी का आंतरिक संरचना जब पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि स्ट्रेटोस्फीयर में एक निम्न गति का मंडल होता है, या उसको जोन ऑफ लो वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे जो भूकंपी तरंगे हैं वहाँ पे इसका जो पी वेव होता है आके इसका स्पीड कम हो जाता है। जैसे कि हम लोग उसमें देखे थे, पृथ्वी का आंतरिक संरचना में देखे थे कि वहाँ पे कम हो जाते हैं, इसलिए इसको जोन ऑफ लो वेलोसिटी या निम्न गति का मंडल बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा लगभग लिक्विड फॉर्म में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में ही है, और टेम्परेचर ज़्यादा यहाँ पर होता है, तो ये गतिविधि निरंतर चलते रहता है, और इसके जो महाद्वीप हैं इसके ऊपर हैं वो खिसकते रहते हैं। यही एक कारण है कि जो अटलांटिक महासागर हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि महासागरों का खुलना एक कहा जाता है, महासागरों का खुलना। ये चूंकि जो प्लेट इधर जा रहा है और ये प्लेट इधर जा रहा है, तो इसलिए जो यहाँ पे महाद्वीप है या जो यहाँ पे महासागर वाला भाग है धीरे धीरे फैलता जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे बढ़ते जाएगा, दूरी इसकी बढ़ती जाएगी, तो इसलिए इसको महासागरों का खुलना की संज्ञा दिया जाता है कि महासागर खुल रहा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बंद होते जा रहे हैं, जो बीच में 33 सागर हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ के आपस में ये दोनों महाद्वीप सट जाएंगे और इस रूप में भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ महासागरों का खुलना होगा, वहाँ पे बंद होना हो जाता है। इस टाइप की गतिविधियाँ पूरे पृथ्वी में चलती रहती हैं हमेशा। वहाँ यहाँ पे फॉल्ट का भी निर्माण हो जाता है, जैसे कि हम लोग सुने हैं। और एक होता है जो संरक्षित किनारा होता है, जहाँ पर प्लेटों का एक दूसरे के विपरीत न जा करके साइड से निकल जाते हैं, तो यहाँ पे एक संरक्षित किनारा होता है। यहाँ पे तीव्र गति का भूकंप आता है, दोनों आपस में जब रगड़ते हैं तो यहाँ पे भूकंप के भी झटके महसूस किए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे काफ़ी भूकंप के झटके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का भी विकास होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का या रूपांतरित भ्रंश का विकास होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तीनों किनारों को देख लीजिए कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं। एक तो ये जो अभिसरण किनारा है वह पर्वतों का निर्माण होता है, जहाँ पे अपसरण होता है, मध्य महासागरीय कटक का विकास होता है, और तीसरा जो यहाँ पे है महासागरीय खाई का विकास हो जाता है। तो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट जब मिलते हैं तो महासागरीय खाई का विकास हो जाता है। उसके बाद ये ज्वालामुखी का विकास होता है। ज्वालामुखी देख रहे हैं जैसे हम लोग मैग्मा पिघल के ऊपर आया है और एक प्लेट को तोड़ते हुए ऊपर निकल जा रहा है, ज्वालामुखी के रूप में हो जाता है। और इसी क्रम में ज्वालामुखी क्रम में जिस समय चलता रहता है उस समय भूकंप का भी महसूस किया जाता है। यहाँ पर भी भूकंप आता है, क्योंकि यहाँ से जो मैग्मा निकलता है ऊपर आता है पिघल के, और जब ऊपर आता है तो उस समय बाहर तो
क्योंकि इसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा होता है। जो महाद्वीपीय प्लेट होता है वहाँ पे मोटाई उसका ज़्यादा हो जाता है, क्रस्ट वाला भाग भी मिल जाता है और उसका प्लेट वाला भी भाग मिलते हैं, तो मोटाई वहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए वो मैग्मा तोड़ के नहीं निकल पाता है, बल्कि नीचे से ही धक्का देता है तो एक कंपन होने लगता है, जिससे यहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग वो उसमें देख चुके हैं, हिमालय वाले क्षेत्र में पूरे भूकंप के झटके ज़्यादा महसूस किए जाते हैं। उसका मेन कारण यहीं पे है। अभी भी वो अस्थिर अवस्था में ही है और निर्माण परिवर्तन का धीरे धीरे ऊंचाई, यही कारण है कि ऊंचाई बढ़ती जा रही है इसका। ये नीचे से धक्का आता है तो ये थोड़ा सा ऊपर उठता है, प्लेटों का जिससे खिसकाव होता है तो ये धीरे धीरे सिकुड़ करके ऊपर की तरफ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हिमालय भी अभी भी विकासशील अवस्था में है, पूर्णतः भी विकास नहीं हुआ है, धीरे धीरे उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये भूकंपों का ये जो प्लेटों का संचलन होता है उसका कारण क्या होता है। एक तो देख चुके हैं यहाँ से, लेकिन इसके गतिशीलता के कारण ये होता है कि एक स्लैब पुल बन जाता है। स्लैब पुल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, स्लैब पुल वो होता है कि जो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि लावा आके मैग्मा आके यहाँ पर चिपक जा रहा है, तो चूँकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, यहाँ पे जाने पर यहाँ से दूर हटने पर टेम्परेचर कम होने लगता है, तो घनत्व में दोनों के घनत्व में अंतर आ जाते हैं, इसलिए इसमें एक खिंचाव टाइप का महसूस होता है। घनत्व में अंतर की ये भारीपन हो जाता है, इधर हल्का हो जाता है, तो इधर से इधर खींचता है, तो ये घनत्व में अंतर के कारण ये स्लैब पुल का निर्माण हो जाता है और वो एक इधर खिसकने का प्रयास करता है, इसलिए प्लेटों का संचलन होता है। दूसरा कारण होता है कटक दबाव। कटक दबाव जो यहाँ पे कटक का निर्माण होते जा रहा है, यहाँ पर जो कटक बन रहा है, नीचे से मैग्मा आ रहा है, ऊपर जमा हो रहा है, तो जमा होने के क्रम में जब जमा होगा तो इस प्लेट को इधर खिसकाने का प्रयास करता है। इस कारण भी प्लेट इधर चलते हैं, तो कटक दबाव की वजह से इधर चलता है। ठीक है, और तीसरा होता है जो गुरुत्व फिसलन का होता है। जैसे ये तो जैसे देख रहे हैं कि ये वाला भाग थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है और ये भाग थोड़ा सा नीचे हो जाता है, तो दबाव लगभग इधर की तरफ लगता है। तो एक ये भी कारण होता है कि प्लेटों के इधर संचलन के कारण होता है, चाहे इधर साइड में संचलन का कारण बनता है कि इधर वाला भाग ऊंचा होता है, इधर वाला नीचे होता है, तो इसके कारण भी प्लेटों का संचलन होता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और इससे संबंधित गतिविधियाँ, और इससे कई चीज़ों का व्याख्या किया जा रहा है यहाँ पे। एक तो ज्वालामुखी का कैसे विकास होता है, वो विकास हो रहा है, ज्वालामुखी, इसका व्याख्या यहाँ से हो रहा है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग। दूसरा कि पर्वतों का जो बलित पर्वत है, बलित पर्वत, इसका विकास कैसे हुआ है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इस सिद्धांत द्वारा इसका व्याख्या किया जा रहा है, बलित पर्वतों का निर्माण कैसे हो रहा है। इसका जो मध्य महासागरीय कटक होता है, इसका विकास कैसे होता है वो भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जो ट्रेंच का विकास होता है, मध्य महासागरीय खाई का विकास होता है, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, महासागरीय कटक, इन सबों का देख सकते हैं। भूकंप का भी देखते हैं कि भूकंप कैसे आता है और इसका मुख्य कारण क्या होते हैं, इस सिद्धांत के द्वारा हम लोग अच्छे ढंग से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भूकंप आते हैं, यहाँ भी आता है और यहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ये व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये रहा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। यहाँ से संबंधित यदि कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही तक, फिर कल देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक होगा तो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।